मैं सोच रहा था तुम्हारी जॉब के लिए, बल्कि ख़याम से कह भी दिया है मैंने। आज़म साहब पेशानी मसलते हुए अपनी बेटी को देखकर बोले, जो टांगें हिलाती उनके चेहरे ही की तरफ देख रही थी। अच्छा हुआ आपने कह दिया, वैसे भी आपने इतने पैसे लगाए थे मेरी स्टडी पर, कमा कर आपके हाथ पर रखूंगी तो आपका सीना कितना चौड़ा होगा, है ना? रिलैक्स होती वो मुस्कुरा कर बोली, 1 साल तुम ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर चुकी हो, क्या तब सैलरी नहीं मिलती थी? पूरे साल में एक बार भी तुमने मेरे हाथ पर सैलरी तो नहीं रखी थी मेरे बच्चे। आजम साहब के तंज ने उसे अच्छा खासा शर्मिंदा कर दिया था। एक बार बिजली का बिल दिया था और दूसरी बार आपकी गाड़ी के टायर भी चेंज करवाए थे। नाक चिढ़ा कर कहती वो आजम साहब को जिच कर गई थी। बहुत एहसान किया बच्चे, अगर तुम ना देती तो हमारी बिजली कट जाती और मेरी गाड़ी भी बेकार हो जाती। वो फिर तंज से बोले, मसला क्या है आपके साथ? आज तो आप हिसाब लेने ही बैठ गए हैं। इस बार हवा आपको दे दूंगी, अब खुश? हाथ उठाकर कहती वो फिर से गैलरी में आ खड़ी हुई। सामने ही मिस्टर अकड़ू अपनी गैलरी में बैठे, लैपटॉप गोद में रखे, पांव दूसरी चेयर पर रखे, वो अपने काम में पूरी तरह बिजी था। आगा जी की एक शर्त है तुम्हारी जॉब को लेकर। आजम साहब उठकर उसके साथ आ खड़े होते धीमे लहजे में बोले। वो उनकी तरफ हैरत से पलटी। उफ, क्या आप दोनों को मेरी सैलरी से हिस्सा चाहिए? मैं बता रही हूँ, आपके अलावा मैं अपनी सैलरी से एक ठेंगा भी किसी को नहीं दूंगी। बता दें बड़े आगा जी को। नाक चिढ़ा कर कहती वो आजम साहब का जब्त आजमा गई थी। उन्हें तुम्हारे चंद पैसों की जरूरत नहीं है, वो अरबों के मालिक हैं। ये क्यों भूल जाती हो तुम? आजम साहब इस बार गुस्से से बोले, जिस पर वो मुंह बसोर कर रह गई थी। ध्यान अब सामने वाले घर की छत पर खड़े लड़के की तरफ था जो उसे ही देख रहा था। छिछोरा कहीं का। वो जेरे लब बड़बड़ाई थी। आगा जी का कहना है पहले तुम्हारी शादी कर दी जाए, फिर तुम जहां चाहो अपनी जॉब कर सकती हो। आजम साहब धीमे लहजे में बोले थे। शादी के नाम पर वो झटके से उनकी तरफ पलटी थी। ठीक है कर दें, अब मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन लड़के के लिए मेरी चंद शराइत सुन लें। पुरजोश अंदाज में कहती वो आजम साहब को हक्का बक्का कर गई थी। लड़का वेल एजुकेटेड हो, अपना बिजनेस हो, बहुत अच्छी नेचर का हो, लविंग हो, केयरिंग हो, प्यारा हो, कद भी लंबा हो, नाक भी लंबी हो, एज मेरी जितनी हो, और सबसे अहम बात उसका पहले कहीं फ्लर्ट ना हो, अच्छा इंसान हो, नमाज पढ़ता हो, साफ दिल का हो, और सबसे अहम बात उसका दिल दरिया जितना हो। मैं दिन में लाखों भी खर्च कर दूं तो पलटकर हिसाब ना ले, ना ही माथे पर बल डाले, बल्कि ये कहे बीवी कम खर्च किए हैं और ले लो, दिल खोल कर खर्च करो। उनके इर्द गिर्द घूम कर कहती वो उन्हें बौखला कर रख चुकी थी। वो सख्त शर्मिंदा हुए थे अपनी बेटी की जुबान से ये सब सुनकर। भला ऐसा लड़का इस जमीन में मिल सकता था? नावल कम पढ़ा करें आपी, ऐसा लड़का तो ऑर्डर पर भी न मिले। पीछे से आता हनी उसकी ख्वाहिशात सुनकर मुस्कुराते लहजे में बोला, तुम चुप ही रहो, पापा ढूंढ लेंगे, आखिर लाखों में उनकी एक ही बेटी है, लड़का भी तो उसके टक्कर का ही ढूंढेंगे ना। पापा मुझे कोई एतराज नहीं, आप ऐसा लड़का ढूंढ लाएं और मुझे चलता करें। उसे डांट कर चुप कराती वो फिर से आजम साहब के पास आई जो साकित हो चुके थे। मैंने और आगा जी ने लड़का ढूंढ लिया है। आजम साहब अजलान को देखते हुए बोले, आखिर वो करोड़ों में एक था, उसमें कोई बुराई नहीं थी सिवाय उसके माजी में हुए हादसात के। लंबी नाक, लंबा कद, इंतहा से ज्यादा वजीह, पॉलिटिक्स में उसका एक नाम था, अपना बिजनेस भी करता था, अच्छे अखलाक का था, और उनकी बेटी को क्या चाहिए था वो सोचकर रह गए। फिर अपनी बेटी को देखने लगे जो कमर पर हाथ रखे उन्हें ही देख रही थी। उसने आज तक अपने भाई और पापा से कोई बात नहीं छुपाई थी। पापा से वो हमेशा दोस्तों की तरह बात करती थी, वो भी उसे दोस्त की तरह ही ट्रीट करते थे। अगर ढूंढ लिया है तो आई होप मेरी शराइत के मुताबिक ही ढूंढा होगा आपने। हनी को कोहनी मारती वो आजम साहब से बोली, 10 तारीख को तुम खुद देख लेना, क्योंकि जुम्मा के दिन आगा जी ने निकाह के लिए फाइनल किया है और वो तुम्हारी शराइत के मुताबिक ही होगा। वो कहकर रुके नहीं थे। लो, ऐसा तो पुराने जमानों में भी नहीं होता था, ना मैंने उसे देखा ना उसने। निकाह वाले दिन देख लेना, कोई पिक ही दिखा देते मुझ मासूम को,
वो गुस्से से नाक चिढ़ाकर बोलती सामने खड़े लड़के को घूर कर रह गई, जबकि हनी मुस्कुराकर उसके कंधे पर सर रखता अजलान बख्त को देखने लगा। अपने पापा और आगा जी की बातें वो सुन चुका था। अच्छा हुआ पापा ने उसे नहीं बताया था, ये तो भागने से भी इज्तनाब ना करती। वो शोर मचाती कि सारा गांव काम कर रह जाता। हनी अजलान बख्त को देखता मुस्कुराकर दिल ही दिल में सोच कर रह गया, क्या बहन ब्याही है यहाँ जो ताके जा रहे हो, या फिर मेरा फोन नंबर चाहिए? शर्म करो, शादीशुदा हूं, 2 बच्चों की माँ को तो छोड़ दिया करो कम बख्तो। उस लड़के से वो चिल्ला कर बोली थी, जिस पर वो लड़का एकदम बौखला कर जरा पीछे हुआ था। हनी ने चौंक कर उस लड़के को देखा जिसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था, और चौंक तो गैलरी में बैठा अजलान बख्त भी गया था। वो एकदम खड़ा होता रेलिंग के पास आया, पांव चप्पल से आजाद थे। वो गुस्से से इस लड़के को देखने लगा था जो पल में वहां से दौड़ गया था। फिर उसे जो हनी को शायद डांट रही थी, खनान अपनी आपी को अंदर लेकर जाओ, मैं काम कर रहा हूं। सर दर्द कर दिया है इसने मेरा बोल बोल कर, गुस्से से कहता हुआ चेयर पर दोबारा बैठा था। वो उसके नादर ख्यालात काफी देर से सुन रहा था जो वो अपने बाप से फरमा रही थी। तो अंदर चले जाते, कानों में रुई ठोंस लेते, मैंने दावत नहीं दी थी यहाँ और मेरी आवाज सुने। गुस्से से कहती वो नाक मुंह चिढ़ाकर अंदर चली गई। सॉरी बड़े भाई, हनी कानों को हाथ लगाता शर्मिंदगी से बोला। इसकी जरूरत नहीं माय लिटिल बॉय, कम अकल लोगों की बातों का मैं बुरा नहीं मानता। वो रसानियत से नर्म लहजे में बोला। तो खुद कौन सा आइंस्टाइन है? वो गुस्से से कमरे से ही बोली थी, जिस पर हनी बौखलाकर अपनी अम्मी के पास अंदर दौड़ा था ताकि उसे चुप करवा सके। अजलान कानों में हैंड फ्री लगाता फिर से अपने काम में मशगूल हो चुका था। वो सब कजन्स आज बाहर सैर करने आए थे। सब लड़कियों ने बड़ी बड़ी चादरें ले रखी थीं, सिवाय जरगोन आजम के जो जीन्स पर घुटनों तक आती हाफ वाइट कमीज पहने, घुंघराले बालों की ऊंची पोनी बनाए, कानों में छोटी छोटी एक नगों वाली बालियां पहने, स्टॉलर ठीक से सीने पर ओढ़े। वो सबसे आगे थी, हाथ में कैमरा था। यार पता नहीं कौन लड़का है जो आगा जी ने जरगोन के लिए पसंद किया है। जरगुल ईंटों की बनी बाउंड्री पर बैठती परेशानी से बोली। माला और हुमा ने सर हिलाया, जबकि मलीखा घर पर ही थी। आगा जी के आगे जो इनकार करे वो उसकी शक्ल नहीं देखते। जरिश आपी को भी वो मुंह तक नहीं लगाते। वो जो मर्जी पहने ओढ़े, उन्होंने कभी इससे कलाम नहीं किया। जरगून अगर इनकार करती तो वो भी आगा जी के दिल से उतर जाती। हुमा ने दूर खड़ी जरगून को देखते हुए कहा, जो हनी की पिक्स बना रही थी। साथ अरसलान और शाजिम भी था। जरिश के चेहरे पर तारीक साया लहराया था। छोड़ो ये बात, वो देखो शाजिम के पोज। माला ने जरगुल और हुमा का ध्यान दूर खड़े शाजिम की तरफ मोड़ा, जो बहुत मज़े का खेज पोज बनाकर पिक्स बनवा रहा था। आओ वहीं चलते हैं। वो तीनों भी उठकर उनके करीब आ गई थीं। तब ही एक गाड़ी रोड पर रुकती रिवर्स होती जरगोन के करीब आई थी। हाय मिस जरगोन। गाड़ी से निकलता वो जरगोन के करीब आया था, जो उसे देखकर हैरान हुई थी, जबकि बाकी सब उसे देखते सख्त परेशान हुए। वो शहबाज रईस था। भूल गई मुझे? कुछ दिन पहले मेरे बाग में आपसे बात हुई थी। वो नर्म लहजे में बोला। बाकी सबको इग्नोर किए वो जरगून आजम को देख रहा था। ये लड़की उसे भाग गई थी, अच्छी लगने लगी थी उसे। नहीं याद है आप मुझे, लेकिन मेरी आपसे ऐसी कोई फ्रेंडशिप नहीं कि आप गाड़ी से उतर कर मुझे हाय हेलो करने आए। वो सीने पर हाथ बांधती स्पॉट लहजे में बोली। वो कमीना मुस्कुराया। चलो जरगून, हमें देर हो रही है। शाजिम जरगून की कलाई पकड़ता उसे ले जाने लगा था। शहबाज राइस की तेज निगाह ने उसके हाथ में जकड़ी जरगून की कलाई देखी। फिर होंठ भींचता वो शाजिम के करीब आया। ठहर जा छोटे, मैं तुम्हारी आपी से बात कर रहा हूं ना। वो शाजिम से सख्त लहजे में बोला। लो जी, अब मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूं, 20 साल की हूं। शाजिम भी 20 साल का है, तो मैं इसकी आपी कैसे लगी? अपनी नजर टेस्ट करवाओ मिस्टर, और आइंदा हमारा रास्ता मत रोकना। तुम तो मुझे शक्ल से ही कोई ठरकी इंसान लगते हो। वो गुस्से से बुना कर बोली, जिस पर सब उसे खींचते हुए अपने खेतों में ले गए।
जबकि शहबाज राइस मुस्कुराता हुआ चश्मा लगाकर गाड़ी के तरफ बढ़ा, जहां 2 असलहा मैन उसके इंतजार में खड़े थे। जरगोन, आइंदा अगर ये शख्स तुम्हें मिले तो इससे बात मत करना, शाजिम ने संजीदगी से उसे बताया, जिस पर वो कंधे उचकाती हुई घर के अंदर चली गई। आगा जी, आप खैरियत इस वक्त? वो गाउन की डोरियां बंद करता उलझन से उनसे बोला, जो सुबह के 5 बजे उसके रूम में चले आए थे। हाँ खैरियत है बेटा, बस तुमसे एक बात करनी थी। आप पहले बैठें। उनको सिंगल सोफे पर बिठाता वो उनके कदमों में बैठा। हमने पहले भी तुम्हारे लिए 2 फैसले लिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो फैसले गलत साबित हुए। लेकिन हम मायूस नहीं हुए, हमें अल्लाह पर यकीन था, वो आपके लिए जरूर कुछ बेहतर सोचे हुए है। आगा जी की बात पर उसके चेहरे पर स्पाट तासरात छाए थे। बेटा, मैं तुम्हारी ये खाली जिंदगी काट खाने को दौड़ती है। हम चाहते हैं तुम हंसो, खुश रहो, लेकिन हम जब भी तुम्हें देखते हैं तुम्हारे चेहरे पर हमें गहरी वीरानी देखती है। इस वक्त काश तुम हमारे दिल को चीर कर देख सको। ये दिल रोता है, बहुत रोता है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ दादा, आप परेशान ना हुआ करें। अब मैं हर वक्त होंठों पर मुस्कुराहट सजा कर तो नहीं फिर सकता ना। मेरी बेटी है जिसके वजूद से मेरी जिंदगी में रोशनी है। वो उनकी बात बीच में ही काटता सर्द लहजे में बोला, जिस पर आगा जी खामोश होते उसके चेहरे को देखने लगे। वक्त खुदा गवाह है, अपने बेटों से ज्यादा मोहब्बत मैंने दी है तुम्हें। मैं छोटे बच्चों को गोद में नहीं उठाता, लेकिन तुम एक माँ के थे जब मैंने तुम्हारा वजूद अपने इन हाथों में लिया था। तुमसे मुझे वो मोहब्बत हुई जो मुझे अपने बच्चों से भी नहीं हुई, लेकिन बदकिस्मती से मैं ही तुम्हारे दर्द की वजह बना। मेरे गलत फैसले तुम्हारी राह पर कांटे उगा गए। आगा जी गहरी सांस लेते गमजदा लहजे में बोले। वो जवाबन उन्हें देखे गया। मैं फिर से तुम्हारे लिए एक फैसला करना चाहता हूँ। इस बार मुझे यकीन है ये फैसला मेरे खुदा का है। वो तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता है जिनके तुम हकदार हो। उनकी बात पर उसका चेहरा और आंखें पल में सुर्ख हुई थीं। फिर से मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं? वो काया इंसान उनकी पहली तमहीद पर ही समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, आगा जी उसके चेहरे को देखते धीमे लहजे में बोले। वो जवाबन तलखी से हंस दिया। कौन शादी करना चाहे किया आपके इस पोते से, जो पहले भी 2 शादियां कर चुका है? उसकी एक 8 साल की बेटी भी है। क्या ये जानकर आपके पोते से कोई लड़की शादी करेगी? सर्द लहजे में बोलता वो खड़ा हुआ। तुम बस हाँ कर दो बेटा, इस बार मैंने कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं चुनी, बहुत अच्छी लड़की लेकर आऊंगा। तुम्हारी जिंदगी में अपने आगा जी पर एक आखिरी दफा यकीन कर लो, वो लजाजत से बोले। वो जवाबन फिर से हंस दिया। लेकिन आपके पोते को किसी शादी की जरूरत नहीं, ना ही मैं शादी करूंगा। मैं बहुत खुश हूं अपनी लाइफ में। जो मेरी लाइफ में हो चुका है उसके बाद मेरा इन रिश्तों से एतबार उठ चुका है। आगा जी, मैं औरत जात से अब किसी अच्छाई की तवक्को नहीं रखता। आप ख़याम की कर दें, शाजिम की कर दें, लेकिन मेरी शादी का आप ख्याल दिल से निकाल दें। वो कहता हुआ कबर्ड से जॉगिंग सूट निकालने लगा। चेहरे पर पथरीले तासरात थे। अगर अपने आगा जी को कभी अपने बाप का दर्जा दिया हो तो तुम्हें इस दर्जे का वास्ता, तो मेरी बात मानोगे। तुम शादी इस आने वाले जुम्मा को करोगे। आगा जी भी खड़े होते सख्त लहजे में बोले, मैं नहीं करूंगा। मैं अब किसी को अपनी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। वो जिद्दी लबो लहजे में कहता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ा। खुदा की कसम, अगर तुमने जुम्मा के दिन हमारी पसंद की हुई लड़की से निकाह और रुखसती ना की तो हम अपनी बंदूक की सारी गोलियां अपने सीने में उतार देंगे। जब तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो हमारे किए फैसलों की वजह से, तो हमें जीने का कोई हक नहीं। आगा जी अपना आखिरी पत्ता फेंकते हुए कहकर रुके नहीं थे, झपाक से कमरे से निकल गए, जबकि वो साकत सा वहीं खड़ा रह गया। वजूद में जैसे हिलने की कोई सकत नहीं बची थी। चेहरे पर तकलीफ दे तासरात छा गए थे। कमरे से बाहर आकर आगा जी जेरे लब मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। हमारे बेटे के खाने पीने का ख्याल रखा करो, कुछ ही दिनों में उसकी घर वाली आ जाएगी, फिर तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी। किचन में आते वो कुक को हदायत देते,
आखिर में मुस्कुरा कर बोले, जिस पर कुक ने हैरानी से उन्हें देखा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे असली टेंशन तो उन्हें अब सही मानों में मिलेगी, ज़रगून आज़म की शक्ल में। रात के खाने पर सब खामोशी से खाना खा रहे थे जब ज़रिश टिक टिक करती हुई नीचे आई। वो कुर्सी घसीटती हुई बैठी। सब खाना छोड़े उसे देख रहे थे, जो बिना किसी को देखे अपनी प्लेट में खाना निकाल रही थी। सड़ी हरी मिर्च, ज़रगून मुंह बनाकर बोली, जिस पर हनी ने उसे जोर से कोहनी मारी थी। जबकि आगा जी और रुकैया बेगम अपना खाना अधूरा छोड़े डाइनिंग टेबल से उठ गए थे। अब सब उनकी तरफ मतवज्जा थे। मुनीब लाशारी भी उठकर चले गए थे, जबकि सुंबल अपने शौहर को कोस कर रह गई। बेटी से ज्यादा उन्हें भतीजा और अपने चचा प्यारे थे। ज़रिश बेटा, तुम खाना शुरू करो, मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट ट्राइफल बनाई है, ये खाओ तुम। सुंबल बेगम उसकी प्लेट में फ्रूट ट्राइफल निकालती मीठे लहजे में बोली। उन्हें अपनी ये बेटी बहुत लाडली थी। बाकी सब फिर से खाना खाना स्टार्ट कर चुके थे। ये क्या मिस्ट्री है? ज़रगून माला से बोली। धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा, माला ने वेजिटेबल राइस खाते हुए उसे जवाब दिया, जिस पर वो मुंह बसोर कर रह गई। रात की वाक करती वो अचानक से ही बाहर निकल गई थी। इर्द गिर्द कच्चे मकान भी थे तो पक्के भी। घरों के आंगन में लगे दरख्त, ऊपर साफ आसमान। ऐसा मौसम भला ऑस्ट्रेलिया में कहाँ था? वो हाथ सीने पर बांधे इश्तियाक से कच्चे पक्के मकान देखती चलती जा रही थी। गांव बहुत बड़ा था। गलियों में सन्नाटा सा छाया हुआ था। घरों की दीवारों से जांगती जर्द रोशनी ने अंधेरे को किसी हद तक कम कर दिया था। वो चौंकी थी अचानक से अपने सामने आते वजूद को देखकर। हाय, मैं शहबाज, मेरी खुशकिस्मती कि मैंने आपको याद किया और आप मुझे यूं अचानक से इस वीरान रास्ते में मिल गई। वो मुस्कुराकर बोला। वो नाक सकोड़ती सर नफी में हिलाती जल्दी से अपने घर की तरफ जाते रास्ते पर मुड़ी। मिस ज़रगून, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वो उसके सामने आता उसके हवा से उड़ते घुंघराले बालों को देखता शिद्दत से बोला। व्हाट द हेल इज दिस? तुम होश में तो हो? एक दो बार तुमसे बात क्या कर ली, तुमने तो सीधा शादी का ही प्रपोजल दे दिया। अपनी हद में रहो। अच्छे तो तुम मुझे पहली बार में ही नहीं लगे थे। वैसे तुम मुझसे बड़े हो, और दूसरी बात, मेरी शादी है जुम्मे को। मुस्कुराकर कहती वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ जाती सड़क पर दौड़ी थी, जबकि वो साकित खड़ा मुट्ठियां भींच कर रह गया। ना ना ज़रगून आज़म, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही होगी। किसी दूसरे को हमारे बीच आने पर मौत की सजा मिलेगी, मौत की। नफरत से बड़बड़ाता हुआ वो दूर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था।